हाय दोस्तों, तो एक बार फिर हाजिर हूँ आपके समक्ष मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 को लेकर। इसमें कुछ संशोधन भी हुए हैं, तो उन संशोधनों के साथ ये पूरा का पूरा यहाँ पर एक साथ एक्ट है। अब अलग से आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। दोस्तों, थोड़ा सा 2-3 दिन से स्वास्थ्य खराब था, जिस कारण मैं आपके समक्ष लॉ के वीडियो लेकर नहीं आ पाया। हो सके तो मुझे इसके लिए माफ़ कर देना। आइए बिना विलंब किए मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम पूरा का पूरा इस वीडियो में अपन जो है पढ़ने का प्रयास करते हैं। अधिनियम संख्यांक है 1994। 8 जनवरी 1994 को ये अधिनियमित हुआ, पारित हुआ अर्थात बना, और 28 सितंबर 1993 को प्रवृत्त हुआ। दोस्तों, मैं लिस्ट बना दूंगा कि कौन कब मतलब प्रारंभ हुआ और कौन कब पारित हुआ, उसकी चिंता ना करें आप। सबसे पहले देख लें कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के बनाने का उद्देश्य क्या था। तो मानव अधिकारों के अधिक अच्छे संरक्षण के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राज्यों में राज्य मानव अधिकार आयोग और मानव अधिकार न्यायालयों का गठन करने तथा उस संसद या उसके अनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम है। तो राज्य मानव अधिकार आयोग के और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग और जो है मानव अधिकार के न्यायालय हैं, इन सब का गठन करने के लिए और इनसे जुड़े जो विषय हैं उन पर नियम बनाने के लिए, ठीक है, उनको लिए उपबंध करने के लिए यह अधिनियम बनाया गया। भारत गणराज्य के 44वें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप से अधिनियमित हो। तो ये मैंने ये दिया था कि अगर आपको ये एक्ट की ये सन याद है तो 44वां है, 45वां है, इसमें याद करने की दिक्कत नहीं होती है। क्योंकि जैसे मान लो जितना 1993 लिखा है, ठीक है, तो 1900 छोड़ दो, ये 93 जो बचा है इसमें से 50 घटाना है, तो कितना बचा 43, और फिर उसमें प्लस कर देना है। कोई एक्ट 1990 का है तो 90 में से 50 घटाओगे 40 बचेगा, और प्लस 1 कर दोगे तो 41वें वर्ष में वो समझा जाएगा। इतना आपको जो है ध्यान रखना है। लगभग ये उसमें 43 जो है सेक्शंस हैं, सारी की सारी हम पढ़ेंगे, चैप्टर्स में डिवाइड है, तो ऐसा का ऐसा। और इसका भी आप समरी भी मैं प्रत्येक जो है सबकी लेके आऊँगा आपके सामने, एक अलग से सूची बना दूंगा, अलग से वीडियो की 28 सब्जेक्ट में कौन में कितनी धाराएँ हैं और किस में कितने चैप्टर हैं, तो इसका भी आप जो है अलग से पढ़ लेना उसको। तो प्रारंभिक पढ़ेंगे अध्याय 1, धारा 1 पढ़ते हैं। संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। इसका विस्तार जो है संपूर्ण भारत पे है। यह 28 सितंबर 1993 को प्रवृत्त हुआ, समझा जाएगा, मतलब इस दिन से जो है लागू हुआ। धारा 2 में जैसे परिभाषाएं होती हैं, तो सब परिभाषा हमें नहीं पढ़ना है, थोड़ी थोड़ी परिभाषाएं पढ़ना है, जिनको आपको याद करना है, मैं बताता चलूँगा। सबसे पहला जो है सशस्त्र बल की परिभाषा हमें याद करनी है। सशस्त्र बल कौन कहलाएगा? सशस्त्र बल मतलब ऐसा बल जो पुलिस के रूप में होगा या सेना के रूप में होगा, जिसके अंतर्गत जो है जो हथियार लेके, बंदूक वगैरह लेके चलते हैं। सबसे पहले सेना, नौसेना, सेना माने थल सेना, नौसेना माने, ठीक है, अपनी ये होती है जो समुद्री सेना और वायुसेना, तीनों सेनाएं, और संघ के अन्य कोई अन्य सशस्त्र बल भी हैं। केंद्र सरकार के अन्य जो सशस्त्र बल होते हैं वो भी इसमें आते हैं, जैसे BSF वगैरह हो गई या CRPF, ऐसे बहुत से जो संघ के होंगे वो सब इसमें आते हैं, ठीक है। अध्यक्ष कोई ज़रूरी नहीं है इसको, फिर भी एक बार देख लेना, राज्य आयोग का अध्यक्ष होता है, ठीक है। अब ये जो खाका जोड़ी गई है, ये संशोधन से जोड़ी गई है, तो जहाँ भी ये खाका है इनको अपन को अच्छे से पढ़ना है। जो अलग से मुख्य आयुक्त से दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम की धारा 74 की उपधारा 1 में निर्दिष्ट दिव्यांग जनों के लिए मुख्य आयुक्त अभिप्रेत है। जो विकलांग थे उनका नाम बदल के अब क्या कर दिया गया है, दिव्यांगजन कर दिया है। तो उन संबंधित में तो ये इतना याद रख लेना आपकी मुख्य आयुक्त से दिव्यांगजनों वाला कोई जो है आयोग है वो संबंधित है। अभी मैं बता दूंगा कि क्यों इनका सब कुछ आगे चल के सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ज़्यादा अभी लोड लेने का काम नहीं है। मानव अधिकार की परिभाषा पढ़ लें 2D में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सशस्त्र बल और मानव अधिकार ही यहाँ से ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो मानव अधिकार में दोस्तों मानव अधिकार क्या है, तो एक परिभाषा आप मानव अधिकार की समझ लें कि मानव को जो मानव होने के नाते अधिकार प्राप्त हुए हैं वो मानव अधिकार कहलाते हैं, जिसमें मेन चीज़ें होती हैं लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी और डिग्निटी। मतलब लाइफ माने जीवन, ठीक है, लिबर्टी माने स्वतंत्रता, इक्वालिटी माने समानता, ठीक है, और डिग्निटी माने गरिमा। 4 अधिकार सबसे बड़े होते हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को मिलने ही चाहिए, प्रत्येक मानव को वो जन्म से ही मिलते हैं, किसी इसमें पदवी या जात पात लिंग का कोई भेद नहीं होता है, ठीक है।
तो ऐसे अधिकारों को जो संविधान द्वारा अप्रत्याभूत हैं या अंतर्राष्ट्रीय संविधान से सन्निविष्ट हैं और भारत के न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय हैं। तो प्राण, स्वतंत्रता, समानता और व्यक्ति गर्मा संबंधित कैसे अधिकार जो या तो हमारे संविधान में दिए गए हैं, जो या इंटरनेशनल जो कन्वेंशन हुई हैं देशों की जिन पर हस्ताक्षर हुए हैं, माना है कि ये जो है मानव अधिकार मानव को मिलने चाहिए, तो वो सब भी मानव अधिकार में आते हैं। तो इतना आप जो है याद रखना, ये 4 चीज़ें रखना, और भारतीय संविधान से प्रत्याभूत और अंतर्राष्ट्रीय संविधान से सन्निविष्ट। ठीक है, मानवाधिकार न्यायालय नहीं पढ़ना क्योंकि धारा 30 में अपन उसको पूरा का पूरा जो है एक साथ पढ़ लेंगे। अब आती है 2F या 2H। दोस्तों ये H ये आती है, F आता है, ये अभी जब मैं लास्ट में आपको जब अभी एक बार पूरा पढ़ लो अपन, जब मैं नोट्स बना के आपको अपने हाथ से रिवाइज कराऊंगा तब सारा का इंग्लिश में भी यहाँ पे लिखता जाऊंगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब तो केवल विषय प्रवेश है, तो आप एक बार सब्जेक्ट को समझ लें। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संविदा क्या होती है, इंटरनेशनल कन्वेंशन क्या होती है। तो संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा 16 दिसंबर 1966 को अंगीकार की गई सिविल और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधाएं ये पूछ लिया जाता है। कौन सी कई प्रसंविधाएं होती हैं, लेकिन 2 यहाँ पर पूछी जाती हैं। कौन कौन सी है? सिविल और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधा। सिविल अधिकार कौन होते हैं? जैसे वोट डालना, हमारी संपत्ति रखना, ये सब सिविल और राजनीतिक अधिकारों में आते हैं। चुनाव लड़ने का अधिकार हो गया, ठीक है, हमारे घर में रखने, आवास का, ठीक है, जो अधिकार है, ये सब काय में आ जाते हैं। हमारे सिविल माने जो नागरिक होने के नाते हमें प्राप्त हैं, ठीक है, वो सिविल अधिकार होते हैं, और यही राजनीतिक अधिकार होते हैं। तो इन पर एक प्रसंविधा हुई 1966 में 16 दिसंबर को, वो इसके अंतर्गत आती है। और एक प्रसंविधा और हुई आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधा। ठीक है, ये 2 आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आधारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधा। ठीक है, बाकी और जिसको भी अपनी सरकार के सरकार अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे वो मानी जाएगी। ठीक है, अब ये 6 का है। ठीक है, तो इसको भी, इसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है। ठीक है, तो दोस्तों ये इसलिए जोड़े गए हैं कि जो आयोग हैं हमारे, सीधे तौर पर आपको मैं याद करने के लिए बता दूं कि जिन जिन को आरक्षण मिलता है, ठीक है, उनके जो अध्यक्ष होते हैं वो सब यहाँ पे सदस्य ऑटोमेटिक समझे जाएंगे मानव अधिकार में। जैसे सबसे पहले OBC हो गया, SC हो गया, ST हो गया, इनके सबके अपने अपने आयोग हैं। अल्पसंख्यक आयोग हो गया और महिला आयोग हो गया। ठीक है, महिला आयोग हो गया और दिव्यांगजन आयोग हो गया। इनको सबको क्या मिलता है? आरक्षण मिलता है। और अलग से बालकों का संरक्षण की जो संस्था है उसका अध्यक्ष हो गया। तो इतने लोगों को जो क्या है ये सब समझे जाते हैं उसमें। ठीक है, तो पहली बात तो मोटे मोटे तौर पर याद रखना है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि कुछ आयोग दे दिए जाएंगे सामने कि इनके अध्यक्ष कहलाते देंगे, नहीं तो आप देख लेना कि इसको आरक्षण मिलता है कि नहीं मिलता है। जैसे OBC, SC, ST महिलाओं को अलग से मिलता है, दिव्यांगजनों को अलग से मिलता है। ठीक है, महिलाओं, तो ये सब जो है उसमें आ जाएंगे। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है। ठीक है, तो बस इसको ज़्यादा याद नहीं रखना, अल्पसंख्यक आयोग है जो इस आयोग के अधिनियम के अंतर्गत जो है, ठीक है, वो अपने आप आपको याद आ जाएगा। अब ये जोड़ा गया है तो इसको थोड़ा सा याद रख लेना। राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग से बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण अधिनियम अभिप्रेत है का जोड़ा गया है। ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 368 और 368 का के अनुसार संविधान की अनुच्छेद 338 में क्या है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, वही समझा जाएगा। और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग क्या है? 368 का में है। तो यहाँ पर ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, केवल ये 2 छा का और चा का जो जुड़ी थी, जो नई जुड़ी हैं, ये ऐसे ऐसे करके देख लेना आप। और दूसरी जो है मानवाधिकार की परिभाषा मैंने और सशस्त्र बल की परिभाषा यहाँ पर मैंने, ज़्यादा आपको एनर्जी वेस्ट करने की आवश्यकता जो है दोस्तों नहीं है। ठीक है, राष्ट्रीय महिला आयोग से 1990 के अंतर्गत है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लोक सेवक भी नहीं है, आपको पढ़ना है परिभाषा, वो वहाँ पे अपन पढ़ लेंगे। लोक सेवक से अन्य जो लास्ट में धारा होगी, लोक सेवक सब समझे जाएंगे, वो सब लिस्ट में बनवा दूंगा इस पर भी। यहाँ पर अब आपको कोई जोर नहीं देना है, ये 2 भी समाप्त हो गई। जम्मू कश्मीर वाला भी यहाँ पे कोई लफड़ा जो है नहीं। अब यहाँ से हमारा मेन एक्ट जो है चालू होता है, जहाँ से आपको बहुत ध्यान देना है। वहाँ पर तो आप मानव अधिकार की परिभाषा और 2 जो वो जोड़े गई हैं सशस्त्र बल भी पढ़ लेंगे, तो आपका जो है भला हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग
राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन कैसे होगा? ये नेशनल, दो प्रकार के मानव अधिकार आयोग होते हैं, एक होता है राज्य मानव अधिकार आयोग और एक होता है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। जो केंद्र राष्ट्रीय मानव अधिकार एक होता है, ठीक है, जो सेंटर स्तर पर होता है और प्रत्येक राज्य का अलग होता है। तो आइए पढ़ते हैं, धारा 3 में इसका गठन है। केंद्र सरकार एक निकाय का जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नाम से ज्ञात होगा, इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने और उसे सौंपे गए कृत्यों का पालन करने के लिए गठित करेगी। केंद्र सरकार करेगी काय का? राष्ट्रीय मानव अधिकार का गठन, जो किन किन से मिलकर बनेगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आने से बचेगा नहीं। ठीक है, तो 4 चीज़ें हैं ABCD। तो ए में है एक अध्यक्ष जो भारत का मुख्य न्यायमूर्ति या उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश रहा हो। अध्यक्ष कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट का या तो मुख्य न्यायमूर्ति रहा या कोई अन्य जज रहा हो। एक सदस्य जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो अध्यक्ष होगा, यहाँ पे है और रहा हो वाली बात नहीं। अध्यक्ष कौन है? जो रहा हो, रिटायर्ड ही होगा। ठीक है, लेकिन एक सदस्य है जो वर्तमान में भी हो सकता है या रिटायर्ड भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये मुख्य न्यायमूर्ति नहीं होगा। तो 10, अगर मुख्य न्यायमूर्ति होगा तो फिर वो अध्यक्ष ही बनेगा। एक सदस्य जो किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति है या रहा है। किसी भी, जितने भी अपने यहाँ 24 हाई कोर्ट है, उनमें से किसी भी हाई कोर्ट का जो है मुख्य न्यायमूर्ति, चीफ जस्टिस, एक सदस्य उसका होगा। 3 ऐसे सदस्य होंगे जिनको मानव अधिकारों के संबंध में विशेष ज्ञान व व्यवहारिक अनुभव हो और इनमें कम से कम एक महिला होगी 3 में से। तो अभी तक 3 और एक 4 और एक 5 और एक 6 सदस्य जो है अपने हो चुके हैं। ठीक है, इसके बाद मैंने यहाँ पे आपको फिर बताया था कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग, तो दिव्यांगजनों के लिए मुख्य आयुक्त, इनके सबके अध्यक्ष हैं। ठीक है, और मतलब आयोग के अध्यक्ष ही होते हैं, इनका मुख्य आयुक्त है। ठीक है, धारा 12 के खंड खा से खंड उआ कृत्यों के निर्वहन के लिए आयोग समझे जाएंगे। ये सब आयोग क्या समझे जाएंगे? आयोग समझे जाएंगे। ठीक है, माने इनके अंतर्गत ये क्या है? आयोग जो 12 में अपन पढ़ेंगे वहाँ पे ऑटोमेटिक क्या समझे जाएंगे? आयोग समझे जाएंगे। ठीक है, तो इनमें सब आपने देख लिया, जिनको आरक्षण मिलता है वो आयोग समझे जाएंगे। और ये बालक अधिकार संरक्षण आयोग के ये अलग से जो है आएगा। ठीक है, ये सब का जो धारा 12 के प्रयोजनों के लिए अपन जो वहाँ से पढ़ेंगे 20 से ये वहाँ तक, तो वहाँ पर इनके लिए ये जो क्या है समझे जाएंगे? आयोग समझे जाएंगे। ठीक है, बाकी तो जो मेन है आयोग वो ऊपर बना ही गया है किन किन सदस्यों से। अब इसका एक जो है क्या है, महासचिव होगा। तो महासचिव के लिए एक महासचिव होगा जो आयोग का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा और वह आयोग की अध्यक्ष के नियंत्रण के अधीन रहते हुए सभी प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों सिवाय न्यायिक कृत्यों और 40 खा के अधीन विनियम बनाने की शक्ति का प्रयोग करेगा। महासचिव होगा जो, ठीक है, क्या करेगा? पूरा CEO होगा, उसका मुख्य कार्यपालक होगा। ठीक है, लेकिन जो किसके नियंत्रण में काम करेगा? जो नियंत्रण में काम करेगा, अध्यक्ष के नियंत्रण में काम करेगा। ठीक है, और अध्यक्ष की जो सभी प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करेगा। प्रशासनिक मतलब क्या किसको दंड देना है, पूरी देख रेख, कहाँ किसको ड्यूटी लगाना, ये सब काम करेगा। वित्तीय शक्तियाँ, पैसा कहाँ से आ रहा है, किसको कितना क्या होना, ये सब भी खर्चे वगैरह भी वही देखेगा, लेकिन न्यायिक कृत्य नहीं देखेगा। और 40 खा के अधीन जो विनिमय बनाने की शक्ति है, नियम बनाने की शक्ति है, इसको छोड़कर बाकी सब कौन करेगा? महासचिव ही करेगा। इसके बाद जो है दोस्तों आता है 5वां पॉइंट आता है। अपन ने देख लिया, पहले 1 में देखा कौन कौन बनेगा। ठीक है, 2 में आयोग 2 में अपना जो है आयोग वगैरह कौन ने बता दिया। ठीक है, ऐसे ऐसे हमने उसको देख लिया। अब आता है आयोग का मुख्यालय दिल्ली में होगा और आयोग केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से भारत में अन्य स्थानों पर कार्यालय स्थापित कर सकेगा। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा जाने वाला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ होगा? तो दिल्ली में होगा। लेकिन जो है केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से जो आयोग है अपना कार्यालय कहीं और भी स्थापित कर सकता है। अब इनकी नियुक्ति कैसे होगी? अभी होगा कौन कौन, ये तो हमने पढ़ लिया।
ठीक। और दोस्तों मैं बहुत ही शानदार नोट्स बना के आपको जब पढ़ाऊंगा भी, तो एक बार आप पूरा पढ़ते जाएं तो और बेहतरीन तरीके से फिर फिनिशिंग आ जाएगी आपकी। ठीक है, ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, इतना समझ में आता जाए आप देखते चलें, और अगर कुछ लिखना हो तो लिखते चलें। बाकी जब मैं नोट्स बना के पढ़ाऊँगा तो और बेहतरीन तरीके से आपको हर एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कट करा दूँगा। अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्तियाँ। अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कैसे होगी? राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त करेगा। जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है, इसके सारे सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा अपने हस्ताक्षर और पद मुद्रा सहित। ठीक है, अधिपत्र द्वारा जो अधिपत्र दे देगा, नियुक्ति कर देगा। परंतु इस उपधारा के अधीन प्रत्येक नियुक्ति ऐसी समिति की सिफारिशों से प्राप्त होने के पश्चात ही की जाएगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी। अर्थात किस किस से मिलकर बनेगी? एक समिति बनेगी। ठीक है, जो जो समिति सिफारिश करेगी जिनके नामों की, उन्हीं को राष्ट्रपति चुनेगा। अपने देश में तो ऐसा होता ही है। समिति में कौन कौन होगा? तो प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष, भारत सरकार के गृह मंत्रालय का भार साधक मंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता, राज्यसभा में विपक्ष का नेता और राज्यसभा का उपसभापति। इतने लोग जो है इसमें कमेटी में होंगे। तो लोकसभा से कितने लोग हो गए? लोकसभा से होगा 3 लोग। एक तो हो गया प्रधानमंत्री, एक होगा लोकसभा का अध्यक्ष और लोकसभा विपक्ष का नेता, माना दूसरी पार्टी का नेता जो बड़ी पार्टी है लेकिन जिनकी सरकार नहीं बनी है, जो विपक्ष में है। ठीक है, अब राज्यसभा में विपक्ष का नेता और राज्यसभा का उपसभापति। सभापति नहीं, क्योंकि राज्यसभा के सभापति तो उपराष्ट्रपति स्वयं होते हैं, तो उपसभापति मतलब। ठीक है, और ये भारत सरकार के गृह मंत्रालय का भार साधक मंत्री, या फिर आप ऐसे याद कर लेना, प्रधानमंत्री और गृह मंत्रालय भार साधक मंत्री। ठीक है, तो गृह मंत्री हो गए 2 हो गए, और लोकसभा का अध्यक्ष विपक्ष का नेता और राज्यसभा के उपसभापति और विपक्ष का नेता। ऐसे 5 जो है 6 चीज़ें टोटल इसमें हो जाएंगी, 2 लोकसभा से, 2 राज्यसभा से और 2 मंत्रिमंडल से। ये सिफारिश करेंगी तभी राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को अध्यक्ष या जो है वो बनाएगा, क्या बनाएगा? सदस्य बनाएगा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का। परंतु यह और कि उच्चतम न्यायालय का कोई आसीन न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय का कोई आसीन मुख्य न्यायमूर्ति भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात ही नियुक्त किया जाएगा, अन्यथा नहीं। जो रिटायर भाई उसको तो बना लो आप, राष्ट्रपति बना देगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कोई न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति अगर वो किसी पद पर पदस्थ अपने न्यायिक कर्तव्य कर रहा है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, तो उसकी अगर नियुक्ति करनी है तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI साहब की, मुख्य न्यायमूर्ति जो भारत के हैं, उनकी सहमति लेना जो है परम आवश्यक यहाँ पे हो जाएगा। उपधारा 2 आती है, अध्यक्ष किसी सदस्य की कोई नियुक्ति केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि उपधारा 1 के पहले परंतु में निर्दिष्ट समिति में किसी सदस्य की कोई रिक्ति है। अगर वो समिति है जो समिति सिफारिश करती है, अगर मान लो सिफारिश में कोई व्यक्ति नहीं है 6 में से 1 या 2 और नियुक्ति कर दी जाती है, तो वो अविधिमान्य नहीं होगी, नियुक्ति सही मानी जाएगी। आती है धारा 5, अध्यक्ष और सदस्यों का त्याग पत्र हटाया जाना। ये इस्तीफा किसको देंगे और कैसे हटाए जाएंगे? मान लो इन्हें हटाने की आवश्यकता पड़ जाए तो अध्यक्ष और सदस्यों का त्याग पत्र हटाया जाना। अध्यक्ष कोई सदस्य राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लिखित सूचना द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। अध्यक्ष को कोई सदस्य किसको? राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लिखित सूचना द्वारा अपना पद त्याग देगा। इस्तीफा राष्ट्रपति को दे सकता है, चाहे वो अध्यक्ष हो या सदस्य हो। उपधारा 2, उपधारा 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अध्यक्ष किसी सदस्य को केवल साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर किए गए राष्ट्रपति के ऐसे आदेश से जिससे उसके पद से हटाया जाएगा, जो उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति द्वारा निर्देश किए जाने पर उच्चतम न्यायालय द्वारा इस निमित्त विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई जांच पर या रिपोर्ट किए जाने के पश्चात किया गया है कि यथास्थिति अध्यक्ष ऐसे सदस्य को ऐसे किसी आधार पर हटा दिया जाए। बहुत ही खतरनाक प्रोसेस है दोस्तों, बहुत ही ऐसे नहीं हटते हैं इस पद से लोग। साबित कदाचार कैसा होना चाहिए? साबित, ऐसा नहीं किसी के कहने से। और असमर्थता, 2 चीज़ों पर ही हटाया सकता है, याद रख लो। और राष्ट्रपति हटा सकता है, 2 चीज़ों पर हटा सकता है, साबित कदाचार पे या असमर्थता पर। और कब? जब सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय जांच में यह पाता है कि इन दोनों में से कोई एक चीज़ जो इस न्यायाधीश में आ गई है अध्यक्ष में, तभी उसको हटाया जाएगा, अन्यथा की स्थिति में नहीं हटाया जाएगा। उपधारा
3 कहती है, उपधारा 2 में किसी बात के होते हुए भी यदि पर यथास्थिति अध्यक्ष कोई सदस्य दिवालिया न्यायानिर्णित किया जाता है या अपनी पदावधि में अपने पद के कर्तव्य से बाहर किसी बेसंवैधानिक नियोजन में लगता है या मानसिक या शारीरिक शैथिल्य के कारण अपने पद पर बने रहने के लिए योग्य है या विकृत का है या सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है या किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया जाता है और कारावास दंडित किया जाता है जिसमें राष्ट्रपति की राय में नैतिक अधमता अंतर्वलित है तो राष्ट्रपति अध्यक्ष सदस्य को आदेश द्वारा पद से हटा सकता है। साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर तो हटाया जाएगा, जो मैंने प्रक्रिया बता दी, जब उच्चतम न्यायालय उसको लिख के दे दे कि हाँ इसने किया तब। बाकी जो 5 चीज़ें बताई गई हैं अगर ये लगती हैं तो राष्ट्रपति अपने आदेश द्वारा हटा सकता है। पहली चीज़ हमने क्या देखी, जब वो दिवालिया न्यायानिर्णित हो गया, उसको दिवालिया घोषित कर दिया गया है, ठीक है, या वो अन्य काम ऐसा कर रहा था कि वहाँ से पैसे कमा रहा था, अन्य जगह भी नौकरी कर रहा था या किसी काम में लगा हुआ था, ठीक है, या मानसिक या शारीरिक, मान लो पागल हो गया है या लकवा मार गया है, ऐसा शारीरिक शैथिल्य हो गया कि अब वो नहीं पद पर रह सकता है, विकृत हो गया है, वही मत तो पागल वाला, और सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है, सक्षम न्यायालय ने उसको क्या कर दिया है, पागल घोषित कर दिया गया है, या ऐसे कारावास से कोई अपराध किया है और दंडित किया गया है जो नैतिक अधमता वाला है, तब उसको जो है राष्ट्रपति पर सीधे हटा सकता है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर चल रहा है, बहुत अच्छे से गौर से सुनना, ठीक है। आता है धारा 6, ये सार है अधिनियम का जो भी पढ़ रहे हैं आप। अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि क्या होगी। अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति अपने पद ग्रहण की तारीख से 3 वर्ष की अवधि तक या 70 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक इनमें से जो भी पहले अपना पद धारण करेगा और वह पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होगा। 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक जो पहले हो जाए। मान लो 65 साल का है तो 3 वर्ष पहले हो जाएंगे तो 68 में रिटायर हो जाएगा, और मान लो पहले से 68 का है तो 70 वर्ष पहले हो जाएंगे तो 2 वर्ष में ही रिटायर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और आप बिल्कुल भी डाउट में ना रहें, ये जो मैं एक्ट आपके समक्ष लेके आया हूँ इसमें सब संशोधन के साथ दिया गया है, इसके अभी इससे ज़्यादा लेटेस्ट कुछ नहीं है, ठीक है। तो आँख बंद करके आपको इस एक्ट को पढ़ते जाना है, ठीक है। अब आती है उपधारा 2, सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति अपने पद ग्रहण की तारीख से 3 वर्ष की अवधि तक अपना पद धारण करेगा तथा पुनः नियुक्ति का पात्र होगा। 3 वर्ष तक पद को धारण करेगा और अगर उसके 70 वर्ष नहीं हुए हैं और राष्ट्रपति उसको चाहता है फिर से नियुक्त करना तो फिर से नियुक्ति हो सकती है। ऐसा नहीं है कि एक बार के बाद जो दोबारा नहीं बन सकता है, परंतु कोई भी सदस्य 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात अपना पद धारण नहीं करेगा, सीधी सी बात है। आती है धारा 3, उपधारा 3, 6 की उपधारा 3, अध्यक्ष या कोई सदस्य अपने पद पर न रह जाने पर भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी भी और नियोजन का पात्र नहीं होगा। दोस्तों ये बहुत ही 6(3) को याद कर लें आप कि एक बार महाराष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष सदस्य बन जाने के बाद वो किसी पर भारत के किसी भी पद पर नहीं रह सकता है, क्योंकि भैया पहले ही आप उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे हो, उसके बाद इतने बड़े पद पर रहोगे, अब किसी और पद पर रहोगे तो उस पद की गरिमा भी तो देखना है, ठीक है। ऊपर से 70 साल भी हो रहे हैं लगभग, समझ गए। तो ऐसी स्थिति यहाँ पे है। आती है धारा 7, कतिपय परिस्थितियों में सदस्य का अध्यक्ष के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वाह करना। कतिपय परिस्थितियों में सदस्य का अध्यक्ष के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन करना। कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती हैं जब सदस्य अध्यक्ष के काम करेगा, ठीक है, उसके पद पर बैठेगा और उसके कृत्यों का जो है निर्वहन करेगा। तो वो क्या है, अध्यक्ष की मृत्यु, मान लो अध्यक्ष अचानक मर गया, पद त्याग दिया अध्यक्ष ने, अन्य कारण से हुई पद में रिक्ति ऐसा नहीं कि वो बीमार हो गया छुट्टी नहीं, पद में हुई रिक्ति, राष्ट्रपति अधिसूचना द्वारा सदस्यों में से किसी एक सदस्य को अध्यक्ष के रूप में तब तक कार्य करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा जब तक ऐसी रिक्ति को भरने के लिए नए अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की जाती है, ठीक है। जो अध्यक्ष वो मर जाता है, पद त्याग देता है, अन्य कारण से उसकी रिक्ति हो जाती है उस पद की, तो राष्ट्रपति लिखित आदेश द्वारा एक सदस्य को अध्यक्ष उतने दिन के लिए बना देगा जितने दिन के लिए नया अध्यक्ष नहीं बन जाता है। अब आते हैं उपधारा 2, जब अध्यक्ष छुट्टी पर अनुपस्थिति के कारण या अन्य कारण से अपने कर्तव्य निर्वाह करने में असमर्थ रहता है तो सदस्यों में से एक ऐसा सदस्य जैसे राष्ट्रपति अधिसूचना द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत करे उस तारीख तक अध्यक्ष कर्तव्य निर्वाह करे जिस तारीख को अध्यक्ष अपने कर्तव्यों पर फिर संभालेगा। मान लो छुट्टी पर चला गया, अन्य कारण से नहीं उपस्थित हो पा रहा है, ठीक है, आयोग में,
तो उसके लिए उतने दिन के लिए अध्यक्ष राष्ट्रपति बना देगा। ठीक है, धारा आती है 8 को भी पढ़ना पड़ेगा। अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें क्या है, तो आप ये जो है जो भेद की जाएंगे वो केवल इतना याद रख लेना कि 8 में अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा लोड लेने का काम आपको वहाँ पे नहीं है। ठीक है, और ये है कि अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा उनके रहते हुए। जैसे मान लो आज 65,000 या 1 लाख रुपया उनकी वेतन है, और तो उनके जब तक वो पद पर रहेंगे उससे कम नहीं की जाएगी, बढ़ सकती है। ठीक है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसको भी याद नहीं, केवल 8 में इतना है, इतना याद रख लेना। ठीक है, 9 भैया देख लो, रिक्तियों आदि से आयोग की कार्यवाहियों का अविधिमान न होना। मान लो कोई रिक्ति है और कोई कार्यवाही आयोग ने कर दी, मान लो पूरे सदस्य नहीं है, तो वो कोई अवधि मान्य नहीं होगी, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ठीक है, आयोग में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है, ऐसा कुछ नहीं माना जाएगा। ठीक है, आयोग का कोई कार्य कार्रवाई केवल सादा प्रदान नहीं किया जाएगा, अवधि मान्य नहीं होगी कि आयोग में कोई रिक्ति है, उसके गठन में कोई त्रुटि है। ठीक है, प्रक्रिया का आयोग द्वारा विनियमित किया जाना। प्रक्रिया का आयोग द्वारा विनियमित किया जाना, प्रक्रिया कैसे होगी, ये न्यायालय का जो मानव अधिकार है, आयोग है राष्ट्रीय, ये कैसे काम करेगा, ये स्वयं निर्धारित करेगा। तो ठीक है, आप देखो इसकी प्रक्रिया देखते हैं। आयोग का अधिवेशन ऐसे समय और स्थान पर होगा जो अध्यक्ष ठीक समझे, अध्यक्ष ही बताएगा भाई कहाँ अपनी बैठक लगना है। उपधारा 2, इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के बंधनों के अधीन रहते हुए आयोग के अपनी प्रक्रिया के लिए नियम अभिगत करने की वही स्वयं करेगा, मैंने पहले ही बता दिया है। ठीक है, आयोग के सभी आदेश और मिनिस्टर महासचिव द्वारा या ऐसे निमित्त अध्यक्ष द्वारा सीधी बात है स्वयं विनियमित करेगा। धारा 10 में इतना याद रखना है, बाकी कुछ भी आपको इसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आयोग के अधिकारी और कर्मचारी वृंद, ठीक है, तो ये काय में बताया गया है, धारा 11 में बताया गए हैं। ठीक है, केंद्र सरकार आयोग को भारत सरकार के सचिवों की पंक्ति का एक अधिकारी जो आयोग का महासचिव होगा। आयोग का महासचिव कौन होगा, जो कार्यकारी होगा, हमेशा अपन ने पढ़ा था। तो ये क्या होगा कि सचिव की पंक्ति का एक अधिकारी, सचिव की पंक्ति का, जो सचिवालय में होता है, मंत्रालयों के सचिवालय में होता है, जो सरकार का सचिवालय होता है, उसकी पंक्ति का एक होगा। समझ गए, मतलब IAS ऑफिसर होगा एक। ठीक है, ऐसे अधिकारी के अधीन जो पुलिस महानिदेशक की पंक्ति से नीचे का ना हो, यहाँ से पुलिस और अन्वेषण कर्मचारी वृंद, यहाँ से अन्य अधिकारी और कर्मचारी वृंद जो आयोग के कर्तव्य का दक्षतापूर्ण पालन करने के लिए आवश्यक हों। ठीक है, अन्य पुलिस अधिकारी भी। ठीक है, एक ऐसा होगा जो पुलिस महानिदेशक की पंक्ति से नीचे का ना हो। ठीक है, तो ये सब उसकी आयोग के कर्मचारी वृंद कहलाएंगे, कर्मचारी कहलाएंगे। ठीक है, उपलब्ध कराएगी। ठीक है, कौन कराएगी, केंद्र सरकार ये सब उनको उपलब्ध कराएगी। हाँ, आता है उपधारा 2, ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए जो केंद्र सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए जाएं, आयोग ऐसे अन्य प्रशासनिक तकनीक और वैज्ञानिक कर्मचारी बंद, जैसे मानो टेक्नीशियन वगैरह, अब कंप्यूटर चलाने वाले लड़के, ठीक है, तो वैज्ञानिक कर्मचारी बंद चाहिए, जांच बाज वगैरह के लिए सब उपलब्ध कराएगी। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, उपलब्ध कराएगी केंद्र सरकार आयोग को। कितना, केवल इतना ये इम्पोर्टेंट है 11 में, और कोई बात नहीं है। ठीक है, अब आती है अध्याय 3 आता है। ठीक है, तो 3 से 11 तक हमने अध्याय 2 देखा, और 1 और 2 में हमने क्या देखा था, अध्याय 1। तो आयोग के कृत्य और शक्तियाँ। आयोग के कृत्य, आयोग निम्नलिखित सभी या किन्हीं कृत्यों का पालन करेगा। आयोग सभी या एक या अधिक का पालन करेगा, ये उसमें लिखा हुआ है। का स्वप्रेरणा से या किसी पीड़ित व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा या उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर उसको प्रस्तुत की गई अर्जी पर स्वप्रेरणा से वो काम कर सकता है। ठीक है, या कोई व्यक्ति उसको अर्जी देता है तब कर सकता है, या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट निर्देश दे तब कर सकता है। ठीक है, नंबर 1, मानव अधिकारों का किसी लोक सेवक द्वारा अतिक्रमण या दुष्प्रवृत्ति किए जाने की। कब, सबसे मेन क्या है इसका काम, कि मानव अधिकारों का कोई लोक सेवक यानी सरकारी कर्मचारी द्वारा अतिक्रमण किया जाता है या इसका जो है दुष्प्रेरण किया जाता है। नंबर 2, ऐसे अतिक्रमण के निवारण में किसी लोक सेवक द्वारा उपेक्षा की शिकायत के बारे में जांच करना। मैन ये होता है कि लोक सेवक या तो वो करता है या उसकी कोई शिकायत, जैसे मान लो आप थाने में रिपोर्ट लगाने गए या किसी अधिकारी के यहाँ गए और वो आपकी नहीं सुनता है, तो उसके निवारण के लिए भी ये जो है काम, इसका काम है। किसी न्यायालय के समक्ष लंबित, अब यहाँ से खास जो वहाँ तक आएगा, यहाँ पर अपन ने जो पढ़ा था कि OBC SC ST महिला और बालकों वाला और दिव्यांगजन वाला आयोग है, वो भी क्या समझे जाएंगे, आयोग समझे जाएंगे।
ठीक है। तो किसी न्यायालय के समक्ष लंबित किसी कार्यवाही जिसमें मानवाधिकारों का अतिक्रमण का कोई अभिकथन अंतर मिले तो उस न्यायालय के अनुमोदन से मध्यक्षेप करना। किसी न्यायालय में कोई मामला लंबित है और उसमें मानवाधिकार संबंधित मामला है तो उसके मध्यक्षेप बीच में आना है अगर वो न्यायालय चाहे तो अभिकथन पर, ठीक है। तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते भी राज्य सरकार के नियंत्रण के अधीन किसी जेल या किसी अन्य संस्था का जहां व्यक्ति उपचार सुधार संरक्षण प्रयोजन के लिए निरुद्या दाखिल किए जाते हैं वहां के निवासियों की जीवन की परिस्थितियों का अध्ययन करने के लिए निरीक्षण करना और उन सरकार को सिफारिश करना। जो जेल वगैरह में व्यक्ति हैं तो उनकी कैसी व्यवस्थाएं हैं, ठीक है, उनको उपचार मिल रहा है नहीं मिल रहा है, उनके पढ़ने लिखने की व्यवस्था उनका संरक्षण प्रदान करने के लिए निरीक्षण कर सकता है और सरकार को सिफारिश कर सकता है। कौन? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। संविधान या मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा उसके अधीन उपबद्ध रक्षोपायों का पुनर्विलोकन करना और उनके प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिए उपायों की सिफारिश करना, ठीक है। संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं उनका संरक्षण करना, ये भी क्या है, और उपाय करना है, उसका आयोग का जो है काम है। ऐसी बातों का जिनके अंतर्गत आतंकवाद के कार्य हैं और जो मानव अधिकारियों के उपभोग में विघ्न डालती है पुनर्विलोकन करना और समुचित उपचार उपायों की सिफारिश करना। आतंकवादी उग्रवादी वगैरह यहाँ से कैसे निपटा जाए इसके लिए रिव्यू करना, पुनर्विलोकन करना, ठीक है, और क्या करना, समुचित उपायों को सरकार को जो है सिफारिश करना। ये आपको रटना नहीं है, एक एक बार देख लेना है। जब अगर आसन में मान लो आएंगे नहीं और आ गया कि कौन कौन से कृत्य हैं तो आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगा कि कौन से कृत्य हैं कौन से नहीं है। बाकी नोट्स में तो बहुत अच्छे तरीके से बता ही दूंगा मैं। मानव अधिकार से संबंधित संधियों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय लिखतों का अध्ययन करना और उनके प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिए सिफारिश करना, ठीक है। मानवाधिकार से संबंधित संधियाँ हुई हैं, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय लिखते हैं, ठीक है, जो डॉक्यूमेंट है इंस्ट्रूमेंट है अंतर्राष्ट्रीय उनका अध्ययन करना और उनको कैसे प्रभावशाली भारत में बनाया जाए इसके लिए जो है सिफारिश करना। मानव अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करना और उसका संवर्धन करना, ठीक है। समाज के विभिन्न वर्गों के बीच मानवाधिकारों संबंधी जानकारी का प्रसार करना और प्रकाशन, संचार, विचार माध्यमों, गोष्ठियों और अन्य उपलब्ध साधनों के माध्यम से इन अधिकारों के संरक्षण के लिए उपलब्ध रक्षोपायों के प्रति जागरूकता का संवर्धन करना, ठीक है। और सब जो गैर सरकारी संगठन वगैरह हैं इनके प्रयासों को उत्साहित करना, ठीक है। अन्य काम जो क्या है वो क्या समझे, आवश्यक समझे, वो सारे के सारे कर सकता है, ठीक है। तो उसको एक बार देखना था। जांच से संबंधित शक्तियाँ, अब जांच से संबंधित शक्तियाँ क्या क्या हैं, ठीक है। तो एक बार मोटा मोटा देख लो, लेकिन ये याद रखना जांच संबंधित शक्तियाँ धारा 13 में है, ठीक है। बाकी तो एक बार आप पढ़ लोगे तो आपको याद रह जाएगा। जांच संबंधित शक्तियाँ पढ़ रहे हैं अपन किसकी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की। दोस्तों ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, एक बार पूरा पढ़ना पड़ेगा, फिर नोट्स बीच बीच में तब आपको समझ में आएंगे। नोट्स सीधे नोट्स पढ़ा दूंगा नहीं आएंगे समझ में, ठीक है। इतनी बड़ी पोस्ट की तैयारी कर रहे हो आप तो थोड़ा सा पेशेंस रखें, ये ना देखें कि वीडियो लंबा हो रहा है। जांच संबंधित शक्तियाँ, आयोग को इस अधिनियम के अधीन शिकायतों के बारे में जांच करते समय और विशिष्ट तथा निम्नलिखित विषयों के संबंध में सभी शक्तियाँ होंगी। जो सिविल प्रक्रिया संहिता की सीधी बात है वो सिविल न्यायालय को जो शक्तियाँ होती हैं वो होगी, ठीक है। निम्न 6 जब कार्य वो करेगा तो वो ऐसा सिविल न्यायालय माना जाएगा, ठीक है। धारा 13 ये उपबंध करती है। साक्षियों को समन करना, हाजिर करना, शपथ पत्र उनकी परीक्षा करना, किसी दस्तावेज को प्रकट करने की पेश करने के लिए अपेक्षा करना, जारी कर सकता है आदेश का। शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना, किसी न्यायालय या कार्यालय में कोई लोक अभिलेख है उसकी प्रतिलिपि अपेक्षित करना, साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना, ठीक है। कोई अन्य विषय जो बेहद की जाए, ये सब काम करेगा जब वो कमीशन वगैरह जारी करेगा। 26 में कमीशन करता है, और जो पूरा 26 है, जो ऑर्डर 26 है CPC का, वो पूरा कमीशन में संबंधित है। ये सब जब वो काम करेगा तो सिविल न्यायालय की उसको जो है पावर होगी, ठीक है। उपधारा 2, आयोग को किसी व्यक्ति से किसी ऐसे विशेष अधिकार के अधीन रहते हुए जिसका उस व्यक्ति द्वारा तत्समय किसी विधि के अधीन दावा किया जाए, ये सब आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। सिविल न्यायालय समझा जाएगा, इतना बहुत है, ठीक है। बाकी एक बार आप जो है तो इसको पॉज करके जो है रीड कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि रीड करना आवश्यक है तो, ठीक है। आप उपधारा 6 पढ़ते हैं 13 की, जहां आयोग को ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझता है वहाँ वह आदेश द्वारा उसके समक्ष फाइल की गई या लंबित किसी शिकायत को उस राज्य के राज्य आयोग को जिससे ऐसे नियम के बंदों के लिए निपटारे के लिए शिकायत उद्भूत होती है अंतरित कर सकेगा। उसे लगता है कि ये किसी जो मान लो असम से आया कोई उसके पास, उसे लगेगा कि ये असम का जो राज्य मानवाधिकार आयोग है वह निपटा देगा, तो उसी को जो है अंतरित कर देगा मामला, ठीक है।
लेकिन कब करेगा, जिसको अधिकारता हो वही वही उसकी जो है करेगा। अब इसको अपन छोड़ देते हैं, आगे आते हैं अन्वेषण कैसे होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्टिगेशन इस अधिनियम के अंतर्गत कैसे होगा। तो आयोग जांच से संबंधित कोई अन्वेषण करने के प्रयोजन के लिए यथास्थिति केंद्र सरकार या राज्य सरकार की सहमति से केंद्र सरकार या उस राज्य सरकार के किसी अधिकारी या अन्वेषण अधिकारी की सेवाओं का उपयोग कर सकेगा। केंद्र सरकार या राज्य सरकार की जो भी एजेंसियां हैं उनका क्या कर सकेगा, उपयोग कर सकेगा इन्वेस्टिगेशन के लिए। जांच के आदेश किसी को भी दे सकता है, डीएसपी, एसपी या कोई भी जो संबंधित है कि ये जांच करके हमें दो। उपधारा 2, जांच संबंधित किसी विषय का अन्वेषण करने के प्रयोजन के लिए कोई ऐसा अधिकारी या अभिकरण यानी एजेंसी जिसकी सेवाओं का उपधारा 1 के अधीन उपयोग किया जाता है, आयोग के निर्देशन पर नियंत्रण के अधीन रहते हुए। ठीक है, आयोग जो एजेंसी है या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उसने बनाया है वो क्या क्या करेगा। किसी व्यक्ति को समन कर सकेगा और हाजिर करा सकेगा, किसी दस्तावेज को प्रकट और पेश किए जाने की अपेक्षा कर सकेगा। ये दोस्तों हर एक्ट में पढ़ते पढ़ते आपको याद हो जाएंगे, इसलिए रटना नहीं है कि क्या क्या काम होता है माइनर एक्ट्स में, समझ गए, और जिनके लिए उसे सिविल न्यायालय समझा जाता है। किसी कार्यालय से किसी लोक अभिलोक या उसकी प्रति की अपेक्षा कर सकेगा, ये सब कर सकेगा वो। ठीक है, उपधारा 3 आती है धारा 15 के बंद किसी ऐसे अधिकारी या अभिकरण के समक्ष की सेवा, ये नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है, साक्ष्य वाक्य सब पूरी प्रक्रिया है वो, तो उसको जो है आपको नहीं पढ़ना है, एक बार पॉज करके देख लेना अगर आपको लगे तो, बाकी नोट्स में बता दूंगा। सीधे ये बस धारा याद रखना है कि अन्वेषण किसमें है, 15 में है, और केंद्र सरकार राज्य सरकार का किसी भी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है ऑफिसर है उसका सहारा ले सकता है और वो सब काम कर सकता है जो उसके निर्देशन में दी जाए। बुला सकता है, बयान कथन वगैरह ले सकता है, चीज़ों को इकट्ठा कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। अब आती है धारा 15, आयोग के समक्ष व्यक्तियों द्वारा किए गए कथन। आयोग के समक्ष साक्ष्य देने के अनुक्रम में किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई कथन, ऐसे कथन द्वारा मिथ्या साक्ष्य देने के लिए आयोजन के सिवाय उसे किसी सिविल या दंडनीय कार्रवाई नहीं समझा जाएगा। क्योंकि अगर वो यहाँ पे कोई कथन देता है तो किसी सिविल या दंडनीय कार्रवाई में उसके विरुद्ध वो कथन जो है प्रयोग नहीं किए सकते हैं, सिवाय कब की, जब वो मिथ्या साक्ष्य देता है तो उसके अभियोजन के सिवाय। क्योंकि अगर कोई झूठी गवाही देता है तो उसके लिए आईपीसी की 192, 91, 92, 93 के अंतर्गत जो है उसके विरुद्ध जो है लागू होगी, अन्यथा की स्थिति में कहीं पर भी इसके कथन जो है लागू नहीं किए जाएंगे। ठीक है, परंतु ऐसा कब, ये कब के लिए छूट दे रहे हैं। ठीक है, परंतु ऐसा कब, जब उन ऐसे प्रश्न के उत्तर में किया जाता है जिसका उत्तर देने के लिए, ठीक है, न्यायालय जो आयोग है उससे अपेक्षा की जाए या जांच की विषय वस्तु हो, उसी के लिए, अन्यथा की स्थिति में नहीं। उन व्यक्तियों की सुनवाई जिन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभाव्य है। अगर जांच से किसी व्यक्ति के आचरण के संबंध में जांच होती है या उस जांच से किसी व्यक्ति की ख्याति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो उसको सुनवाई का अवसर देना पड़ेगा कि वो अपने साक्ष्य प्रस्तुत करे। ठीक है, क्योंकि अगर जैसे ही जांच कर दी तो उससे मान लो उसकी ख्याति पर असर पड़ गया, उसकी प्रतिष्ठा दाव पर लग गई और मामला झूठा निकला तो दिक्कत हो जाएगी। किसी के आचरण के संबंध के बारे में उसका कंडक्ट कैसा है, ठीक है, तो उसको जो है सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए। ठीक है, परंतु इस धारा की कोई भी बात वहाँ लागू नहीं होगी जहाँ किसी साक्षी की विश्वसनीयता पर अधिक्षेप किया जा रहा है। ठीक है, अब इसको अब आप भूल जाइए, केवल इतनी ही बातें याद रखना है। एक केस है मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग बनाम मध्य प्रदेश राज्य 2002 का केस है। उस व्यक्ति को साक्षी प्रस्तुत करने का आवश्यक अवसर दिया जाना चाहिए जिस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना है। ठीक है, तब इसके बाद आती है धारा 17, शिकायतों की जांच। शिकायतों की जांच कैसे होगी। ठीक है, शिकायतों की जांच, तो आयोग मानव अधिकारों के अतिक्रमणों की शिकायतों की जांच कैसे करेगा। ठीक है, केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा उसके अधीन किसी अपराधिकारी संगठन ऐसे समय के भीतर जो आयोग द्वारा निश्चित की जाए जानकारी या रिपोर्ट मांग सकता है। केंद्र सरकार से या राज्य सरकार से अन्य प्राधिकारी से क्या रिपोर्ट मांग सकता है। ठीक है, और अगर रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है नियत समय के भीतर तो वो क्या करेगा, स्वयं जांच कर सकता है। शिकायतों की जांच कैसे करेगा ये प्रक्रिया अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर मान लो कहती है कि किसी संबंध में शिकायत थी कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, जैसे मान लो कोई व्यक्ति गया पुलिस थाने कि उसकी पुलिस थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही है, एसपी साहब नहीं सुन रहे या कोई किसी अन्य विभाग में उसकी सुनवाई नहीं हो रही है, लेकिन बाद में उसको पता चलता है आयोग को कि नहीं ये तो कार्रवाई प्रारंभ हो गई है किसी न्यायालय में और इसकी जो है जांच चल रही है, तो फिर वो आयोग जो है उस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा। ठीक है, परंतु खंड खा में अंतर्विष्ट किसी बात पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यदि आयोग शिकायत की प्रगति को ध्यान में रखते हुए आवश्यक समझता है तो जांच आरंभ कर सकता है। ठीक है, उसको लगता है कि जांच आरंभ की जानी चाहिए तो कर सकता है। ठीक है,
इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना। वो जहाँ मैं ज़्यादा टिक करूँगा पता चलूँगा आपको, केवल उस चीज़ पर ध्यान देना है। ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग न्यायिक आदेश के विरुद्ध स्वप्रेरणा से कार्रवाई नहीं कर सकता है। ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग न्यायिक आदेश के विरुद्ध स्वप्रेरणा से कार्रवाई नहीं कर सकता। अगर किसी न्यायालय का कोई आदेश है तो उस पर स्वप्रेरणा से काम नहीं कर सकता। केवल जब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट कोई निर्देश देता है तभी काम करेगा, अन्यथा की स्थिति में नहीं करेगा। मृत्युदंड को आजीवन कारावास में लागू करने वाला आक्षेपित आदेश अपास्त दंडादेश के लघुकरण के लिए अभियुक्त द्वारा फाइल किए गए आवेदन पर पुनर्विचार निर्देशित। मणिकांत मेरे ये इस पर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना, कभी नहीं पूछी जाने वाली चीज़ें हैं आपसे। ठीक है। आती है 18, जांच के दौरान और जांच के पश्चात कार्रवाई क्या होगी। अब ये धारा 18 में आप थोड़ा सा देख लीजिए। आयोग इस अधिनियम के अधीन की गई किसी जांच के दौरान उसके पूरा होने पर निम्नलिखित कार्रवाई कर सकता है। अब आयोग कर क्या क्या सकता है। नंबर का, जहां जांच से किसी लोक सेवक द्वारा मानव अधिकारों का अतिक्रमण या मानव अधिकारों के अतिक्रमण के निवारण में उपेक्षा या मानव अधिकारों के अतिक्रमण का उत्पीड़न प्रकट होता है तो वह संबंधित सरकार या प्राधिकारी को, शिकायतकर्ता या पीड़ित व्यक्ति या उसके कुटुंब के सदस्यों को ऐसा प्रतिकूल नुकसान के संदा करने की सिफारिश कर सकेगा जो आयोग आवश्यक समझे। अगर किसी व्यक्ति के साथ उपेक्षा की है लोक सेवक ने या अन्य व्यक्ति ने, उसकी मानवाधिकारों का अतिक्रमण किया है तो उसको प्रतिकर देने का निर्देश दे सकता है कि इतना पैसा उसको दो। संबंधित व्यक्ति या व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोजन के लिए कार्रवाई आरंभ करने या कोई अन्य समुचित कार्रवाई करने के लिए सिफारिश कर सकेगा जो आयोग ठीक समझे। ठीक है। संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध जो जिसके खिलाफ उसने रिपोर्ट की है निर्देश दे सकता है कि इनके विरुद्ध जो है समुचित कार्रवाई की जाए। ऐसी अन्य कार्रवाई करने की सिफारिश कर सके जैसे वह ठीक समझे। एक बार आप जो है पढ़ लेंगे, रीड मार लेंगे, और धारा 17 में तो आपको याद रखना ही है कि जांच के दौरान और जांच के पश्चात क्या कार्रवाई कर सकता है। एक बार आप पूरा पढ़ लेंगे तो आपको क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा कि कौन सी कार्रवाई कर सकता है, कौन सी नहीं कर सकता है। उच्चतम न्यायालय या संबंधित उच्च न्यायालय को ऐसे निर्देश, आदेश या रिट के लिए जो वह न्यायालय आवश्यक समझे अनुरोध करना। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से भी कर सकता है कि ऐसी रिट जो है इस संबंध में लगनी चाहिए और आप इस पर जो है निर्णय दें। जांच के किसी प्रकरण पर संबंधित सरकार या प्राधिकारी को पीड़ित व्यक्ति या उसके कुटुंब के सदस्यों को ऐसी तत्काल अंतरिम सहायता मंजूर करने की जो आयोग आवश्यक समझे सिफारिश कर सकता है। किसी भी प्रकरण पर मान लो आवेदन लगने से और निर्णय होने के पहले किसी भी स्टेज पर अंतरिम सहायता, निर्णय होने से पहले भी इतनी सहायता इस व्यक्ति को दी जानी चाहिए, वो मंजूर करा सकता है। ठीक है। खंड इंगा के उपबंधों के अधीन रहते हुए जांच रिपोर्ट की प्रति अर्जीदार या उसके प्रतिनिधि को उपलब्ध कराएगा। ठीक है। जांच जो रिपोर्ट है वो किसको, अर्जीदार को या उसके प्रतिनिधि को। जैसे मान लो आपने कोई शिकायत की और उस पर जब संज्ञान लेता है, ठीक है, मानवाधिकार आयोग तो एक प्रति आपके घर भी भेजता है कि क्या कार्रवाई उस पर जो है हुई है। ई आयोग अपनी जांच रिपोर्ट की एक प्रति अपनी सिफारिश सहित संबंधित सरकार या प्राधिकारी को भेजेगा और संबंधित सरकार या प्राधिकारी 1 मास की अवधि के भीतर या ऐसे और समय के भीतर जो आयोग अनुज्ञात करे रिपोर्ट पर अपनी टीका टिप्पणी आयोग को भेजेगा। ठीक है। जिसके अंतर्गत उस पर की जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई है। ठीक है। किसी भी सरकार या प्राधिकारी को अपनी रिपोर्ट भेजेगा, बस इतना याद रखना है, ज़्यादा इसमें पढ़ने की आवश्यकता आपको है नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब आती है इम्पोर्टेंट, सशस्त्र बलों की बाबत प्रक्रिया 19 में दी गई है। ये तो अभी आम जो लोक सेवक होते थे उनके विरुद्ध प्रक्रिया पढ़ी पन्ने 18 में 17 में। आप पढ़ेंगे सशस्त्र बलों की बाबत प्रक्रिया, तो वहाँ पर सशस्त्र बलों की परिभाषा मैंने आपको बताई थी। सेना, नौसेना, तीनों सेनाएं, जल, थल, वायु और संघ के अन्य सशस्त्र बल भी आते हैं इसके अंतर्गत। इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए आयोग सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा मानवाधिकारों के अतिक्रमण की शिकायतों के बारे में कार्रवाई करते समय निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाएगा। अर्थात आयोग स्वप्रेरणा से या किसी अर्जी की प्राप्ति पर केंद्र सरकार से रिपोर्ट मांग सकेगा। ठीक है। आप रिपोर्ट यहाँ पर किससे मांगेगा, केवल केंद्र सरकार से, क्योंकि ये सब सशस्त्र बल किसके अंडर में काम कर रहे हैं, केंद्र सरकार के। ठीक है। रिपोर्ट की प्राप्ति के पश्चात आयोग यथास्थिति शिकायत के बारे में कोई कार्रवाई नहीं करेगा या सरकार को अपनी सिफारिशें कर सकेगा। ठीक है। या तो कोई कार्रवाई नहीं करेगा, रिपोर्ट प्राप्त भी कर लगेगा कि नहीं इसके विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं मिले तो ठीक है, नहीं तो सरकार की सिफारिश कर देगा कि ये कार्रवाई की जाए। उपधारा 2, केंद्र सरकार सिफारिश पर की गई कार्रवाई के बारे में आयोग को 3 मास के भीतर ऐसे समय भीतर की जो आयोग अनुज्ञात करे सूचित करेगी। ठीक है। अब जब कोई शिकायत पाया जाता है कि किसी सशस्त्र बल के व्यक्ति ने जो है या जिसे कुछ कहना चाहिए कि अफसर ने या कर्मचारी ने कोई अपराध किया है और उस पर कार्रवाई करने के निर्देश देता है, ठीक है, सिफारिश करता है, तो 3 माह के अंदर केंद्र सरकार उसको बताएगी कि उस पर क्या कार्रवाई की है। उपधारा 3, आयोग केंद्र सरकार को की गई अपनी सिफारिश तथा ऐसी सिफारिश पर उस सरकार द्वारा की गई कार्रवाई सहित अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करेगा। ठीक है। आयोग अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करेगा कि उसने केंद्र सरकार को क्या सिफारिश दी और फिर क्या
सरकार ने जो है उसको रिपोर्ट प्रस्तुत की कि ये क्या कार्रवाई हुई है, ठीक है। और जो रिपोर्ट की प्रति है वो किसको, अर्जीदार को या उसके प्रतिनिधि को भी भेजेगा कि भैया हमने सरकार को ये सिफारिश दी थी, सरकार ने ये कार्रवाई की है, लो भैया ये रख लो आप अपने पास। आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्ट है धारा 20 में। आयोग केंद्र सरकार को और संबंधित राज्य सरकार को, जो केंद्र सरकार को जिस राज्य का मामला उस राज्य सरकार को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, और किसी भी समय ऐसे विषय पर जो उसकी राय अत्यावश्यक महत्वपूर्ण हो उसको वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने पर आस्थगित नहीं किया जाना चाहिए, विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, ठीक है। वार्षिक रिपोर्ट अलग करेगा और विशेष रिपोर्ट अलग करेगा, यदि लगता है रिपोर्ट करना आवश्यक है तो, ठीक है। और ये कहाँ रखी जाएंगी सिफारिशें वगैरह, संसद के या राज्य विधानमंडल के पटल पर रखी जाएंगी, ठीक है। तो अभी तक हमने जो 20 तक पढ़ा वो क्या था, पूरा का पूरा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को भी हम पढ़ रहे थे, ठीक है। अब तो इसको आपने समझ लिया, अब ज़्यादा कठिनाई नहीं होने वाली है। राज्य मानव अधिकार आयोग है, सेम की सेम वो है, केवल कुछ चीज़ें बदली हैं, बाकी सब सेम का सेम जो है ज्यों का त्यों हैं। तो एक पार्ट को आप अच्छे से मेहनत कर लेंगे 20 तक, तो 20 के बाद बिल्कुल सिंपल होने वाला है। इस एक्ट में कुछ नहीं बचा है। अब राज्य मानव का अधिकार आयोग का गठन कोई राज्य करेगा यहाँ पे, वहाँ पे कौन करता था, केंद्र। बस वो 3 में गठित होता था, ये 21 में गठित होता है, इतना याद रखना है आप। कोई राज्य सरकार इस अध्याय के अधीन राज्य आयोग को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए और सौंपे गए कृत्यों का पालन करने के लिए एक निकाय का गठन करेगी, जिसका नाम राज्य मानव अधिकार होगा। मध्य प्रदेश मानव राज्य मानव अधिकार ऐसे ऐसे करके उसका नाम होगा, ठीक है। अब आगे आते उपधारा 2 आती है, राज्य आयोग ऐसी तारीख से जो राज्य सरकार रजिस्टर करे निम्नलिखित से मिलकर बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर राज्य सरकार तारीख करेगी नहीं है, उस दिन से बनेगा, सब जगह बन गए हैं। एक अध्यक्ष जो किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति रहा है, वहाँ पर क्या था, सुप्रीम कोर्ट वाले जज थे, यहाँ पर उसी राज्य का, ठीक है, जो किसी लिखा है उसी राज्य का नहीं, किसी उच्च न्यायालय का क्या है, मुख्य न्यायमूर्ति या न्यायाधीश रहा है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट नहीं, उच्च न्यायालय है। एक सदस्य जो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा है, राज्य में जिला न्यायालय का न्यायाधीश रहा है और किसी जिले न्यायाधीश के रूप में कम से कम 7 वर्ष काम किया है, ठीक है। वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के बाद उच्च न्यायालय का सदस्य था, यहाँ पर उच्च न्यायालय का सदस्य या दूसरा कौन सा, या फिर यहाँ पर सेशन न्यायालय को, जिला न्यायाधीश को भी, ठीक है, जिसने कम से कम 7 वर्ष तक जो जिला न्यायाधीश रहा हो वो भी हो सकता है, या हाईकोर्ट का सदस्य भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे एक सदस्य जो ऐसे व्यक्ति से नियुक्त किया जाएगा जिसमें मानव अधिकार संबंधित विषयों का ज्ञान या व्यवहारिक है। वहाँ पर 3 थी, एक महिला थी, तो यहाँ पर केवल एक सदस्य, इतना जो है अंतर है, याद रखना है आप, ठीक है। बाकी तो मैं जब पूरा अपन एक बार पढ़ लेंगे तो छोटी छोटी चीज़ें अंतर वगैरह मैं अलग से लेके जो आपके भी विचारता रहूँगा। उपधारा 3 एक सचिव होगा जो राज्य आयोग का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा, वहाँ पर भी था, और राज्य आयोग के अध्यक्ष के नियंत्रण के अधीन काम करेगा, सभी प्रशासनों को वित्तीय शक्तियों का पालन करेगा, ठीक है। राज्य आयोग का मुख्यालय ऐसे स्थान पर होगा जो राज्य सरकार द्वारा एडमिनिस्ट्रेट करे। राज्य सरकार अपने अपने अलग अलग बनाएगी, जैसे मध्य प्रदेश का भोपाल में है, ठीक है। तो वहाँ पर दिल्ली में था, पहले से लिखा था, ठीक है। कोई राज्य आयोग केवल संविधान की 7 में सूची 2 और अनुसूची 2 में प्रकट सब विषयों में से किसी से संबंधित विषयों की बाबत मानव अधिकार अतिक्रमण की जाने की जांच करेगा। जो संघ सूची के विषय हैं उन पर जांच नहीं करेगा, ठीक है। 4 सूचियां जो है अनुसूची, ठीक है, जो है संविधान की 7वीं अनुसूची है, उसमें 4 अनुसूचियां हैं। एक है संघ सूची, ठीक है, एक है राज्य सूची, एक है समवर्ती सूची, ठीक है, और एक है जो बचा हुआ जो बचता है, ठीक है, अवशिष्ट सूची जिसको कहना चाहिए। संघ सूची के विषय जो है उन पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। संघ सूची के जो विषय है उस पर राज्य सूची के विषय हैं उस पर राज्य सरकार, संघ सूची के पर केंद्र सरकार, समवर्ती सूची पर दोनों बनाते हैं, और जो अवशिष्ट बचा हुआ होता है उस पर केंद्र सरकार बनाती है। तो सूची 2 में क्या है, राज्य सूची, तो राज्य सूची से संबंधित जो विषय आएंगे उन पर राज्य मानव अधिकार जो है, अगर उनके द्वारा जो है मानव अधिकार का उल्लंघन होता तो कार्रवाई करेगा। और 3 में समवर्ती सूची आती है तो भी करेगा, क्योंकि समवर्ती में दोनों को होता है और राज्य में केवल राज्य को होता है, ठीक है। संघ वाले पर नहीं करेगा, अवशिष्ट वाले पर नहीं करेगा। परंतु यदि किसी ऐसे विषय के बारे में आयोग विद्यार्थी समझ किसी विधि के अधीन सम्यक रूप से गलत किसी अन्य आयोग द्वारा पहले से ही जांच की जा रही है तो राज्य आयोग के विषय के बारे में जांच नहीं करेगा। अगर पहले से ही कोई जांच उस पर चल रही है तो फिर अपना ये आयोग जो है जाँच नहीं करेगा, ठीक है। अब ये कश्मीर वाला तो पार्ट तो अपन को छोड़ ही देना है जहाँ भी मिले, तो ठीक है। उपधारा आती है 6,
दो या दो से अधिक जो है राज्य सरकारें राज्य आयोग के अध्यक्ष सदस्य की सहमति से यथास्थिति ऐसे अध्यक्ष सदस्य को साथ साथ अन्य राज्य आयोग का सदस्य नियुक्त कर सकेंगी यदि ऐसा अध्यक्ष सदस्य ऐसी नियुक्ति के लिए सहमत है। किसी राज्य आयोग का सदस्य अध्यक्ष दूसरे राज्य का सदस्य अध्यक्ष ही बन सकेगा, दोनों राज्य सहमत है और वो अध्यक्ष या जो है सदस्य भी अगर सहमत है तो। परंतु उस राज्य की बाबा जिसके लिए यथास्थिति सामान्य अध्यक्ष सदस्य का दोनों नियुक्त किया है इस धारा के अधीन की गई प्रत्येक धारावाही के अधीन समिति के सिफारिश से अभिप्राप्त करने के पश्चात ही की जाएगी। लेकिन जो उस राज्य की समिति है, क्योंकि वो तो सिफारिश करती है समिति, तो वो समिति जो है सिफारिश करेगी तभी वो बन पाएगा, अन्यथा की स्थिति में नहीं बन पाएगा। जैसे अपन ने केंद्र में देखा था हम प्रधानमंत्री वगैरह, तो हम मुख्यमंत्री वगैरह बनाएंगे, अभी देख लेंगे अपन। ठीक है, ये सब छोड़ो। ठीक है, और वहाँ पर लिखा था केंद्र सरकार राज्य मानव अधिकार आयोग को भी कोई सौंप ही सकती है। ठीक है। 8 दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र की दिशा में मानवाधिकार संबंधित कृत्यों के संबंध में आयोग द्वारा कार्यवाही की जाएगी। दिल्ली संघ शासित क्षेत्र है जो यहाँ पर राज्य मानव अधिकार को जो है, ठीक है, ज़्यादा पावर से नहीं, किसको है संबंध में आयोग द्वारा कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, आयोग माने कौन, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। ठीक है, ये अलग से है। ठीक है, इसकी दिशा में कौन करेगा, क्योंकि इसको पूर्ण राज्य का दर्जा जो है प्राप्त नहीं है। दोस्तों अगर थोड़ा इधर उधर होता तो आपकी भी जवाबदारी है कि आप भी क्लियर कर लें, क्योंकि आप भी एडीपीओ का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो हर बात बताना आपको आवश्यक नहीं है। छोटी छोटी चीज़ें अगर कोई मिस्टेक भी होती है मुझसे या किसी भी टीचर से जो पढ़ा रहा है आपको, तो ये आपकी भी जवाबदारी। अगर आपको कोई डाउट लगता है कहीं पे तो उसको क्लियर कर लेना, क्योंकि जबान है किसी की भी फिसल सकती है। आती है धारा 22 राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति। ठीक है, अभी तो गठन पढ़ लिया है इसमें, वहाँ पर आप 3 में पढ़ा था, आप 4 में पढ़ा था कि अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति। तो नियुक्ति कौन करेगा, वहाँ पर राष्ट्रपति करता था, यहाँ पर राज्यपाल करेगा अपने हस्ताक्षर पदमुद्रा सहित। वहाँ पर एक कमेटी थी जो उनमें प्रधानमंत्री था, ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष था और विपक्ष का नेता था, राज्यसभा का उपसभापति था और राज्यसभा में विपक्ष का नेता था। ठीक है, गृह मंत्री था। ऐसे वहाँ पे जो है लोग थे। तो यहाँ पर 4 लोग हैं केवल, मुख्यमंत्री, विधानसभा का अध्यक्ष, उन राज्य के गृह विभाग का वार्ता साधक मंत्री, विधानसभा में विपक्ष का नेता, केवल 4 हैं। बहुत अच्छी बात है यहाँ पर। ठीक है, राज्यसभा वाला पोर्शन हट गया है यहाँ पर, क्योंकि विधान परिषद प्रत्येक राज्य में नहीं है। तो मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, भारत साधक मंत्री अपन को पढ़ना है। गृह विभाग का क्योंकि भारत साधक मंत्री लिख दिया तो वहाँ पर गृह मंत्री में टिक नहीं लगाना, भारत साधक मंत्री में टिक लगाना। विधानसभा का अध्यक्ष, ठीक है, और विधानसभा में विपक्ष का नेता दूसरी पार्टी का, ठीक है, जो रूलिंग पार्टी नहीं है। ठीक है, जहाँ पर लेकिन देखो परंतु और यहाँ की किसी राज्य में विधान परिषद है वहाँ पर परिषद का सभापति और उस परिषद में विपक्ष का नेता भी 5-6 राज्यों में जितने भी में है साथ में अपने यहाँ विधान परिषद है, उन राज्यों में क्या है कि विधान परिषद का जो है सभापति और विपक्ष का नेता, तो फिर 6 के 6 हो जाएंगे, क्योंकि सब राज्यों में तो विधान परिषद है नहीं, तो वहाँ पर राज्यसभा वाला पोर्शन हट गया है यहाँ पर सभी राज्यों में। लेकिन जहाँ पर विधान परिषद है वहाँ पर विधान परिषद, ठीक है, काम करेगा। और दूसरी बात ये है, जहाँ पर किसी उच्च न्यायालय के आसीन न्यायाधीश या आसीन जिला न्यायाधीश संबंधित राज्य में, तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से ही काम करेगा। जैसे मान लो किसी जिला न्यायाधीश को जो 7 वर्ष का अनुभव है उसको आयोग का सदस्य बनाना है, या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को सदस्य बनाना है जो अभी पद पर कार्य रिटायर कर रहा है, रिटायर नहीं हुआ है, तो उसको मुख्य न्यायमूर्ति जो उच्च न्यायालय का होगा संबंधित, उसके परामर्श के बाद ही जो है नियुक्त किया जाएगा। वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सहमति ले रहे थे, यहाँ पर उच्च न्यायालय की लेना है। राज्य आयोग के अध्यक्ष किसी सदस्य की नियुक्ति केवल इस कारण सीधी बात है, ठीक है, कि कोई व्यक्ति थी, मान लो 6-8 लोग की जगह 5 लोगों ने वोटिंग की या सिफारिश की, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब फिर यहाँ पर वहाँ पर त्याग पत्र से हटाया जाना था, यहाँ पर है 3, 4, 5 वहाँ से गिनते जाना, यहाँ से 21, 22, 23 गिनते जाना। कितनी आसान तो बात है। तो वहाँ पर किसको, राष्ट्रपति को दे रहे थे, यहाँ पर राज्यपाल को इस्तीफा दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और वहाँ पर साबित कदाचार के आधार और असमर्थता के आधार पर राष्ट्रपति हटा रहे थे, और यहाँ पर भी राष्ट्रपति हटाएंगे। इनको बना तो कौन देगा, राज्यपाल। इतनी ये इम्पोर्टेंट बात आ गई दोस्तों कि वहाँ पे राष्ट्रपति बना रहा था, यहाँ पर राज्यपाल बना रहा था, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का हस्तक्षेप था, यहाँ पर उच्च न्यायालय के। लेकिन दोस्तों
ठीक है, इस्तीफा तो राज्यपाल को दे सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन पद से केवल राष्ट्रपति ही हटा सकता है, क्योंकि इतने बड़े बड़े ये पद होते हैं कि राष्ट्रपति ही हटा सकता है। कब? केवल साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर। और कब? जब उच्चतम न्यायालय इसकी जांच कर दे कि यह साबित कदाचार और या असमर्थता का दोषी है। ठीक है, तब की स्थिति में। लेकिन अब फिर वही बातें आ गई कि अगर कुछ ये बातें होती हैं तो राष्ट्रपति सीधे भी हटा सकता है, जब वो दिवालिया हो गया है, किसी अन्य वैतनिक कार्य पर लगा है, अन्य जगह नौकरी कर रहा है। ठीक है, मानसिक या शारीरिक शैथिल्य के कारण जो है पद पर बने रहने से अयोग्य हो गया है, विकृत हो गया है, सक्षम न्यायालय से विकृत घोषित कर दिया गया है, ऐसे सिद्ध दुष्ट ठहराया गया कि वो अधम कार्य है। ठीक है, इन कंडीशंस में जो है याद कर लेना है, आप एक बार पढ़ लेना, याद हो जाएंगी कि सीधे हटा सकता है, अन्यथा की स्थिति में साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर जब उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट टीप लगा दे तभी हटेगा, अन्यथा नहीं हटेगा। इनकी पदावधि क्या होगी? 3 वर्ष 70 वर्ष, जो कि त्यों है, पुरानिक के पात्र होंगे। ठीक है, सेम है, 20 21 चलते चलो, 21 22 23 24। ठीक है, ठीक है। और अन्य जैसे मान लो अध्यक्ष कुछ अपने पद पर ना रह जाने पर किसी राज्य की सरकार के अधीन, देखो सीधी बात है, वहाँ पर इस पद पे आ जाएगा तो फिर भी दूसरी किसी पद पे आसीन नहीं हो सकता है, वहाँ पर भी वो बात ही, यहाँ पर दोनों की दोनों जो है बातें सेम की सेम हैं। ठीक है। 25 कतिपय परिस्थितियों सदस्य का अध्यक्ष के रूप में कार्य करने या उसके कर्तव्यों का निर्वहन करना। ठीक है, अगर मान लो वहाँ पर भी अगर रिक्ति हो जाती है, मर जाता है, त्याग पत्र देता है, ठीक है, तो राज्यपाल क्या करेगा? वहाँ पर राष्ट्रपति बना रहता, नियुक्त कर देगा, छुट्टी पर जाता 2-3 दिन के लिए नियुक्त कर, जब तक वो आने जाता है। और अगर रिक्त हो जाता है पद, जब तक पद नहीं भर जाता है उतने दिन के लिए रहेगा। 26 राज्य आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की सेवा निबंधन और शर्तें जैसी भेद की जाए राज्य सरकार द्वारा। ठीक है, 26 में है अन्य कर्मचारी वृंद। ठीक है, राज्य सरकार वहाँ पर केंद्र सरकार उपलब्ध करा रही थी, यहाँ पर राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी। ठीक है, वहाँ पर भी केंद्र सरकार के सचिव से कम का नहीं था, यहाँ पर राज्य सरकार के सचिव से कम का नहीं है, वो पुलिस महानिरीक्षक है। ठीक है, वहाँ पर महाना दे सकता था, यहाँ तो ये सब हैं छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अन्य प्रशासनिक तकनीकी वैज्ञानिक कर्मचारी वृंद। ठीक है, राज्य आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्ट राज्य सरकार को देगा। ठीक है, वार्षिक और अगर जरूरत पड़ेगा तो विशेष देगा, वहाँ पर भी दे रहा था, केंद्र सरकार को दे रहा था वो आयोग। ठीक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से संबंधित कतिपय उपबंधों का राज्य आयोगों को लागू न होना। ठीक है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग से संबंधित कतिपय उपबंधों का राज्य आयोगों को लागू न होना। कौन कौन से यहाँ पर लागू नहीं होंगे? धारा 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 के उपबंध राज्य आयोग को लागू नहीं होंगे, निम्नलिखित मानदंडों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे, अर्थात। ठीक है, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 16 में जो नियम बताए गए हैं वो इन पर लागू नहीं होंगे। ठीक है, वो निम्न उपांतरणों के अर्थात अंतर्गत लागू होंगे। आयोग के प्रति निर्देशों का यह अर्थ लगाया जाएगा कि राज्य आयोग के प्रति निर्देश हैं। ठीक है, वो सेम के सेम, अभी 8 तक तो अपन ने पढ़ लिया, 8 तक देखो 3, 4, 5, 6, 7, 8 6 धाराएँ थी, यहाँ से 21, 22, 23, 24, 25, 26, ठीक है, 27, 28 अपन ने यहाँ तक धाराएँ पढ़ ली। ठीक है, अब 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 सीधे लागू नहीं होंगी, निम्न संशोधन के साथ होंगी। जहाँ आयोग लगा है वहाँ पर राष्ट्रीय मानवाधिकार पढ़ रहे थे, यहाँ क्या पढ़ेंगे? राज्य। ठीक है, राज्य आयोग पढ़ेंगे। धारा 10 की उपधारा 3 में महासचिव पद के स्थान पर सचिव, वहाँ पर महासचिव पद ना था, यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? सचिव पढ़ेंगे अपन। धारा 12 के खंड 4 का लोप किया जाता है, उसको यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, केंद्र सरकार के शब्दों आदि का लोप किया जाता है। ठीक है, राज्य बन जाएगा, सीधी बात, वो सीधे लागू हो जाएगी। ठीक है, मानव अधिकार न्यायालय, अब नया चैप्टर आता है। 3 चीज़ें हैं दोस्तों, देखो, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग पढ़ा अपन ने वहाँ तक 20 तक, राज्य मानव अधिकार आयोग पढ़ा 29 से 29 तक, 21 से 29 तक है, कोई बड़ा भाग नहीं है। अब 30 से अपन पढ़ रहे हैं मानव अधिकार है, फिर प्रकीर्ण पढ़ लेंगे। तो मानव अधिकार न्यायालय, 3 चीज़ों का तो गठन ही होना है, इतने के लिए तो नियम ही बना है। मानव अधिकार न्यायालय, मानव अधिकारों के अतिक्रमण से उद्भूत होने वाले अपराधों का शीघ्र निवारण करने के लिए, बंद करने के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से, ठीक है, उक्त अपराधों का विचारण करने के लिए प्रत्येक जिले के किसी सेशन न्यायालय को मानव अधिकार न्यायालय के रूप में नियुक्त करेगी। कौन करेगी? राज्य सरकार करेगी। किसके परामर्श से करेगी? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के। दोस्तों याद रखना, जहाँ उच्च न्यायालय का परामर्श लिखा है वहाँ उच्च न्यायालय का परामर्श, और जहाँ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति का परामर्श वहाँ पर मुख्य न्यायमूर्ति का परामर्श, दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। ठीक है, किसी सेशन न्यायालय को
किसी सेशन न्यायालय को मानवाधिकार न्यायालय के रूप में क्या करेगा, विनिर्दिष्ट कर सकेगा। परंतु इस धारा की कोई बात तब लागू नहीं होगी जब तत्समय पर किसी अन्य विधि के अधीन ऐसे अपराधों के लिए कोई सेशन न्यायालय पहले से ही विशेष न्यायालय के रूप में निर्दिष्ट है या कोई विशेष न्यायालय पहले से ही गठित है। अगर कोई न्यायालय पहले से ही गठित है या किसी न्यायालय को पहले से ही मानव अधिकार न्यायालय घोषित कर दिया गया तो कुछ बात ही नहीं है वहाँ पर, ठीक है। आप विशेष लोक अभियोजक, बहुत ही शानदार है दोस्तों, ये दो चीज़ें हमारे देखो विशेष न्यायालय में 30 और 31 धारा है। आप बहुत अच्छे तरीके से जो है इसको पढ़ लेंगे, ये क्वेश्चन आपका आ जाएगा। विशेष लोक अभियोजक, राज्य सरकार प्रत्येक मानवाधिकार न्यायालय के लिए अधिसूचना द्वारा एक लोक अभियोजक निर्देश करेगी या किसी ऐसे अधिवक्ता को जिसने कम से कम 7 वर्ष तक का अधिवक्ता के रूप में व्यवस्था किया उस न्यायालय में मामलों के संलग्न विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करेगी। ये 7 वर्ष है, ठीक है। तो यहाँ पर एक 7 वर्ष में जो कोई अधिवक्ता रहा है उसको क्या कर सकती है, विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त कर सकती है, ठीक है। तो CRPC में नहीं जाना है दोस्तों, CRPC में 7 साल लोक अभियोजक के लिए और स्पेशल लोक अभियोजक के लिए 10 साल का अनुभव आवश्यक है। लेकिन चूंकि जो ये मानर एक्ट है ये अधिक प्रभावी होते हैं, इसमें 7 लिखा है, जिस एक्ट में 7 लिखा है तो 7 ही माना जाएगा, अन्यथा की स्थिति में 10 माना जाएगा अगर उसमें अलग से नहीं लिखा है तो। वित्त लेखा और संपरीक्षा, अध्याय 7 आता है वित्त लेखा और संपरीक्षा। केंद्र सरकार द्वारा अनुदान, केंद्र सरकार संसद द्वारा निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्यक विनियोग के पश्चात आयोग को अनुदानों के रूप में ऐसी धनराशि दे सकेगी केंद्र सरकार, ठीक है। व्यय करेगी जहाँ जहाँ आवश्यक होगा, ठीक है। 31 हो गई है आपकी। आती है 32, राज्य सरकार द्वारा राज्य सरकार अनुदान देगी। लेखा और संपरीक्षा, उचित लेखा जो है बनाएगा, कहाँ खर्चा हुआ, कैसा कहा हुआ, सब अपने राज्य सरकार और केंद्र सरकार को समय समय पर देंगे, ठीक है। महान लेखा परीक्षक कोई बड़ी बात नहीं है। लेखा संपरीक्षक के दायरा में इतना पर ध्यान रखना है और राज्य संबंधित राज्य को या केंद्र सरकार को देना पड़ेगा। राज्य आयोग के लेखा और संपरीक्षा, ठीक है। ये ऊपर केंद्र का था, ये राज्य का था, राज्य को देगा, ठीक है। आयोग के 34 में, यहाँ पर 35 में क्या है, राज्य आयोग की। तो आयोग जहाँ लिखा है वो राष्ट्रीय आयोग है, जहाँ राज्य आयोग लिखा है वो राज्य आयोग है, ठीक है। ज़्यादा इस पर स्ट्रेस करने की आवश्यकता नहीं है। अब ये इम्पोर्टेंट भाग आता है प्रकीर्ण वाला, हम जो पढ़ लेते हैं, ठीक है। आयोग की अधिकारिता के अधीन न आने वाले विषय, कौन से विषयों पर अधिकारिता जो है आयोग को नहीं है। आयोग किसी ऐसे विषय की जांच नहीं करेगा जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन सम्यक रूप से गठित किसी राज्य आयोग के या किसी अन्य आयोग से के समक्ष लंबित है। जो केंद्रीय आयोग है, राष्ट्रीय आयोग है, वो अगर उस कोई राज्य आयोग पहले से उस पर कार्रवाई कर रहा है, किसी अन्य आयोग में वो मामला लंबित है, तो फिर ये वो उस पर संज्ञान नहीं लेगा। 2, आयोग या राज्य आयोग उस तारीख से जिसको मानवाधिकारों का गठित करने वाला कार्य किया जाना कहते थे, एक बढ़ती की समाप्ति के पश्चात किसी विषय की जांच नहीं करेगा। जब किसी अन्य न्यायालय में या आयोग में कोई मामला गठित चल रहा है तो उसकी जांच नहीं करेगा, और शिकायत आज हुई और आज से 1 वर्ष के बाद कोई शिकायत आती तो उसकी भी जांच नहीं करेगा। 2 चीज़ों की जांच नहीं करेगा। ये धारा 36 में गांठ बात की याद कर लो, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। आती है 37, विशेष अन्वेषण दलों का गठन, विशेष अन्वेषण दलों का गठन, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, दलों का जो गठन है। तो समझ प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए जहाँ सरकार का यह विचार है कि ऐसा करना आवश्यक है, वहाँ एक या अधिक विशेष अन्वेषण दलों का गठन कर सकेगी जिनमें उतने पुलिस अधिकारी होंगे जितने वह मानवाधिकारों के अतिक्रमणों से उद्भूत होने वाले अपराधों के अन्वेषण और अभियान के लिए प्रयोजनों के लिए आवश्यक समझे, ठीक है। सरकार ऐसा कर सकती है। सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण, धारा 38, ये भी लिस्ट का भाग है, अभी पढ़ लो यहाँ पर, बाकी लिस्ट में समझा दूंगा कि किस एक्ट की किस धारा में ये जो है बहुत अच्छे तरीके से अपन याद कर लेंगे। साथ जुड़िए रहिएगा, पूरी तैयारी कराने की गारंटी लेता हूँ। ऐसा अधिनियम या इसके अधीन बना गया किसी नियम या किसी आदेश के अनुसार सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए कोई भी राज्य सरकार के अंदर जो कार्य कर रहा है वो उस पर जो है लागू नहीं होगी, ठीक है। किसी व्यक्ति के विरुद्ध लागू नहीं होगी। सद्भावपूर्वक कोई जानकारी देता है, शिकायत करता है, वो बाद में झूठी पाई जाती है, कुछ भी होता है तो उस पर कार्रवाई नहीं होगी, ठीक है। सदस्य और अधिकारियों का लेख 139, जो भी इसके अंतर्गत सदस्य कर्मचारी हैं मानवाधिकार के अंतर्गत, चाहे राज्य हो चाहे राष्ट्रीय हो, क्या समझे जाएंगे, लोक सेवक समझे जाएंगे। धारा 21 के अंतर्गत IPC की नियम बनाने की शक्ति किसको है, केंद्र सरकार को है, ठीक है। सर्वसम्मति सब कौन बनाएगा नियम वगैरह, कौन बनाएगा, केंद्र सरकार जो है नियम बनाएगी, ठीक है। अब आती है धारा 40 का भूत लक्ष्मी रूप से नियम बनाने की शक्ति, ठीक है। 40 का
सारी शक्तियाँ होंगी महासचिव को। लिखा तो 40 का की शक्ति नहीं होगी, लेकिन धारा 40 की धारा 2 के खंड काम अधिनियम बनाने की शक्ति के अंतर्गत ऐसे नियमों या में से किसी नियमों को भूतलक्षी रूप से किसी ऐसी तारीख से बनाने की शक्ति होगी जो उस तारीख से पूर्ववर्तन ना हो, जिसको इस अधिनियम के राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है। किंतु किसी ऐसे नियम को ऐसा भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया जाएगा जिससे किसी ऐसे व्यक्ति के जिसको ऐसे नियम लागू हो सकते हैं तो भूतलक्षी रूप से नियम बनाने की शक्ति 40 काम दी गई है। इतना याद रखना है आप तो, बाकी कोई भी ज़्यादा याद नहीं रखना, ठीक है। 40 का आयोग की विनिमय बनाने की शक्ति, ठीक है। इस अधिनियम और अधीन बनाया गया नियम के अधीन रहते हुए आयोग के अंदर सरकार के पूर्वानुशासन अन्य नियम बना सकता है कौन। अब यहाँ पे आयोग की दे दी, ठीक है, 40 में दे दी केंद्र सरकार की, 40 का में दे दी, ठीक है, भूतलक्षी प्रभाव से नियम बनाने की, ठीक है। भूतलक्षी माना जो हो गया है उसके लिए कानून बनाने की समय, भविष्यलक्षी तो सभी कानून होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आयोग की दे दी, कौन सी बड़ी बात है। बस 40 का खा में क्या है, केवल इन धारा में याद रखना पड़ता है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति 41 में, कठिनाइयों की दूर करने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है, ठीक है। 2 वर्ष तक रहेगी। निरसन और व्यावृत्ति, अब ये देख लो निरसन या व्यावृत्ति क्या किया जाता है 43 में। तो प्रकीर्णन तो अच्छे से पढ़ लेना है आपको, लेकिन धारा याद करनी है, ज़्यादा समझने का यहाँ पे कुछ होता नहीं है। मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश 1993 का अध्यादेश को निरसित किया जाता है। मानवाधिकार संरक्षण जो अध्यादेश था 1993 के द्वारा क्या समझा जाएगा, निरसित समझा जाएगा, वो प्रभावी नहीं होगा। लेकिन इसके पहले जो कार्रवाई हो चुकी हैं वो सब वैध माने जाएंगे। इस तरीके से हमने ये एक्ट पढ़ा दोस्तों, थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन अच्छे से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, तो आपका भला हो जाएगा। धन्यवाद।